नमस्कार। तानाशाही पर हमारी विशेष श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने पहला एपिसोड देखा और हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे भारत में 2002 से तानाशाही की कोशिशें धीरे 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 अलग-अलग पड़ाव से गुजरते हुए आज जाकर परवान चढ़ रही हैं। भारत में ज़्यादातर आलोचक और चिंतक जब तानाशाही का जिक्र करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि इसकी शुरुआत 2002 से हुई है। आप देखेंगे कि मीडिया और दूसरे आलोचक 2014 को एक प्रस्थान बिंदु मानते हैं। इसका मतलब है कि 2014 के बाद जो घट रहा है, जिस तेजी से घट रहा है, उसी पर उनकी पूरी विवेचना केंद्रित होती है। हमने आपको पहले अंक में बताया कि कैसे 2002 से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति निरादर का भाव देश में एक राज्य विशेष में प्रबल किए जाने की शुरुआत की गई। कैसे गुजरात में कानून को एक तरफ किया गया। आपको ध्यान होगा उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा था गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं और हमारे पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने कथित तौर पर अपने हिंदू गौरव को आगे बढ़ाया और कथित तौर पर हिंदू धर्म का पालन किया, जिसको वो अलग-अलग शब्दों में बार-बार दोहराते रहे। तो गुजरात में पहली बार हमने देखा कि कानून को एक तरफ कर दिया गया। पुलिस ने और संवैधानिक संस्थाओं ने किस तरह से अपने आप को पीछे कर लिया धार्मिक आधार पर। गुलबर्गा सोसाइटी में जिस तरह का नरसंहार हुआ, हम इसकी चर्चा पहले अंक में कर चुके हैं और आप सब उसके बारे में जानते हैं। आज तानाशाही के इस दूसरे अंक में हम बात करेंगे कि कैसे तानाशाही धीरे धीरे बढ़ती है और कैसे वो आपके दिमाग पर कब्जे पर जाकर खत्म होती है। तानाशाहों के दौर बदल रहे हैं। अब कोई घोषित तौर पर राजा और महाराजा नहीं है कि आपको हाथी के पांव के नीचे रख दिया जाए और कुचलवा दिया जाए। आपको किसी पहाड़ पर सलीब में लटका लिया जाए या आपको पहाड़ में रस्सियों से बांधकर और पत्थरों में लपेटकर आपको फेंक दिया जाए या आपको खाइयों में धकेल दिया जाए या आपको फांसी लगवा दी जाए। तानाशाहों के यह परंपरागत विद्रोहियों को सजा देने के तरीके होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये तरीका बदला। इसलिए तरीका बदला क्योंकि जिन जिन लोगों को इस तरह से सजा दी जाती थी उनके प्रति जनता के मन में एक कहीं ना कहीं आदर बचा रहता था। आप देखिए कि अंग्रेजों के लंबे शासनकाल में फांसियां दी गई, जिस जिसको फांसी दी गई वो नायक बना। अंग्रेज इस बात को नहीं समझ पाए कि कैसे जब सजा दी जा रही है तो उसका असर क्या हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा, आज़ादी की हमने लड़ाई लड़ी और 1947 में हम आज़ाद हुए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक किताबों में यही लिखा है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन आप देख रहे होंगे 2014 के बाद से लगातार बताया जा रहा है कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली है। कुछ वक्त पहले गृह मंत्री देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी तो 1947 में मिली थी, लेकिन उसमें प्राण मोदी जी ने फूके हैं। ये कैसी आज़ादी में प्राण फूके हैं कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट कहता है एसबीआई से कि वह चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को दे और मार्च के अंत में उसका चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रसारण किया जाए, सार्वजनिक की जाए ये जानकारी। लेकिन एसबीआई ऐसा करने से मना कर देता है। एक डिजिटल के दौर में जहां कुछ मिनटों के भीतर
सारा का सारा स्टेटमेंट के रूप में डाटा आपके सामने हो सकता है। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को मना कर रहा है। आप देखें, यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। एसबीआई की नाफरमानी के विरुद्ध एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने तय समय में चुनावी बॉन्ड का विवरण नहीं देने पर स्टेट बैंक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को टालने का फैसला एसबीआई कर लेती है। यह एसबीआई के बस की बात ही नहीं है। एसबीआई कभी ऐसा नहीं कर सकती जब तक सरकार उसे ऐसा कहने के लिए विवश ना करे। तो आप देखें कि कैसे एसबीआई सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है। इसके पहले आप देखें कि भारतीय टेलीविजन की बड़ी कंपनियों को दंडित किया है न्यूज चैनलों की संस्था ने कि वो अनावश्यक सांप्रदायिकता और हिंसा वाले कार्यक्रम ना दिखाएं। किस तरह से उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विपक्ष को अपमानित किया जा रहा है और तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जा रहा है। लगभग हर कार्यक्रम में मुसलमानों को कसूरवार ठहराया जा रहा है। लगभग हर कार्यक्रम में लव जिहाद के विरुद्ध मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। लव जिहाद के नाम पर किस तरह से धार्मिक विद्वेष फैलाया जा रहा है। आज तक, न्यूज 18 इंडिया, टाइम्स नाउ, नव भारत पर जुर्माना लगाया गया, उनको दंडित किया गया, लेकिन तानाशाही की ताकत देखिए, सरकार का खुला समर्थन देखिए, इनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी है। यह जो भारतीय मीडिया है, यह आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है। यह सरकार का एक ऐसा उपकरण बन गया है जिसे मन चाहे काम करने की छूट है। यह कहां से आ रही है हिम्मत? ये कौन सा मॉडल है? इसे समझते चलिए। यह गुजरात मॉडल है। 2002 में जब गुजरात में धर्म के आधार पर हिंसा चरम पर थी, सांप्रदायिकता चरम पर थी, मुसलमानों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, गुजरात के मीडिया ने कहीं रिपोर्ट नहीं किया। जो भी रिपोर्टिंग हुई वो राष्ट्रीय टेलीविजनों या राष्ट्रीय अखबारों के माध्यम से हमारे सामने आई। तो एसबीआई किसके डर से चुप है? मीडिया किसके साथ मिला हुआ है और उसे अभयदान मिला हुआ है? आप देखें कितनी शक्तिशाली कंपनियां हैं। इनके ऊपर 1,50,000 के जुर्माने से क्या होगा? और इनके ऊपर जो जुर्माना लगाने वाली संस्था है उसकी शक्तियां भी सांकेतिक हैं। इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? ये सीधे सीधे सरकार का विषय है कि वो नागरिकों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा ना दे, उनके बीच सद्भाव को बढ़ाए। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नियमित अंतराल पर इन चैनल के दूसरे पत्रकारों को, इन पत्रकारों को खास तौर पर जिनको दंडित किया गया है, उनके साथ ना केवल दिखते हैं बल्कि उन्हीं को साक्षात्कार देते हैं। बीते 10 वर्षों में, इस सरकार के 10 वर्षों में, सरकार के एक भी बड़े मंत्री ने किसी ऐसे पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया जिसे आप कह पाएं कि वो सरकार का आलोचक है। आप जानते हैं कि कैसे एनडीटीवी पर कब्जा किया गया, कैसे भारतीय इतिहास में यह पहली घटना थी कि कब एक पत्रकार की आवाज को बंद करने के लिए पूरा चैनल खरीद लिया जाए। आप जानते हैं कि रवीश कुमार की पत्रकारिता के आगे सरकार कितनी बेबस नजर आती थी और इसी के चलते उसने एक कंपनी को, अपने एक पूंजीपति को खरीदने का आदेश दिया और बाकी कहानी आप जानते हैं। तो एसबीआई सरकार के दम से नहीं बोल रहा, मीडिया चुप है। तीसरी एक बड़ी शक्ति है पुलिस की, क्योंकि पुलिस के पास नागरिकों को शांति, न्याय और सुरक्षा देने का काम है। आप देखें कि देश भर में पुलिस किस तरह से काम कर रही है, कैसे एक ट्वीट करने पर, एक
छोटा सा वीडियो प्रसारित करने पर पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। आप याद कीजिए कैसे ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर को एक ट्वीट करने पर पुलिस हिरासत में ले लेती है। कैसे फिल्मकार अविनाश को एक ट्वीट करने पर गुजरात पुलिस उनके घर से उठा कर ले जाती है। आप उमर खालिद का जिक्र हमारे चैनल पर कई बार सुन चुके हैं। कैसे उमर खालिद को 4 साल होने को आए, जमानत नहीं मिलती। क्या कभी इन विषयों को मीडिया आपके सामने लाता है? नहीं, क्योंकि वो तानाशाही का टूल है। तो पुलिस की भूमिका डर बनाने में है कि आप कुछ भी करेंगे, यानी जब आप स्वतंत्र विचार करेंगे, जब आप स्वतंत्र बातचीत करेंगे, तो पुलिस आप पर हमला करेगी। मीडिया उस हमले का समर्थन करेगा और कोर्ट की स्थिति आप जानते हैं कि निचली अदालतें, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि कैसे कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और ये रिटायर्ड जज अभिजीत क्या कह रहे हैं? अभिजीत ने बार बार दोहराया है कि बीजेपी भी संपर्क में थी और मैं भी संपर्क में था और वो बीजेपी में चले गए। आप देखें कि किस तरह से नियम कानूनों की किसी को परवाह नहीं है। एक जज कल तक कैसे फैसले दे रहा होगा जब वो राजनीतिक पार्टी के इतने गहरे प्रभाव में है। कहाँ हैं भारत के नियम कानून जो इस बात की इजाज़त देते हैं कि कल आप अदालत में बैठे हों और आज आप एक पार्टी के पक्ष में जाकर बात करने लगे। इन जज साहब का बयान सुनिए, इनकी बातें सुनिए, इनके विचार सुनिए। आप कई बार सुन चुके होंगे, हम उसको दोहरा नहीं रहे हैं, जो बताती हैं कि कैसे वो एक राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में आकर फैसले देते रहे होंगे। एक जज के विचार इतने हास्यास्पद कैसे हो सकते हैं? तो आप देखें कि एक विचार शून्यता है। सब जगहों पर घूम फिर करके एक ही बात आ जा रही है कि जो सरकार ने कह दिया केवल वही सही है। तानाशाह इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तानाशाही कोई आसमानी आदेश नहीं है, कोई आकाशवाणी नहीं है। तानाशाही नागरिक समाज पर, नागरिक विवेक पर, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे से ही धीरे 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 आगे बढ़ती है। तो हमने देखा कि पुराने ज़माने में तानाशाह शक्ति का प्रयोग करते थे, सार्वजनिक रूप से दंडित करते थे। अगर इसको सरलता से समझना हो तो आप समझें कि पहले के तानाशाह कहते थे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसा करने की सज़ा मिलेगी। लेकिन अब तानाशाही एक नई शक्ल में है। अब तानाशाही इस शक्ल में है कि तुम मेरे हो। यह किसी बॉलीवुड फिल्म का गाना नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि आपके दिमागों पर कब्जा कर लिया गया है। 10 वर्षों ने आपके दिमाग पर इस तरह असर डाला है कि आप भक्त बन गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय नागरिकों को चेताया था कि धर्म में तो भक्ति चल जाएगी, लेकिन अगर लोकतंत्र भक्ति के रास्ते पर चला गया तो यह हमें अधिनायकवाद की ओर ले जाएगा, हमें तानाशाही की ओर ले जाएगा। पिछले 10 वर्षों में भारतीय नागरिकों की वैज्ञानिक सोच को छलने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बादलों के पीछे से राडार निकल जाएगा, बादलों के पीछे से हमला करने की रणनीति बनाई जाती है। यह सब हास्यास्पद होता है, लेकिन उसका कोई प्रतिरोध नहीं करता है। आप देखें कि कैसे अलग अलग मौकों पर संविधान को पीछे किया जा रहा है। आपको याद होगा सबरीमाला पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। अमित शाह ने कहा था, अदालतों को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनको कोर्ट लागू न कर सके। आप समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे थे? अदालतों को इस सरकार की पहली सबसे बड़ी
चेतावनी थी अमित शाह की। अब अमित शाह ये तय कर रहे हैं कि अदालतें कैसे फैसले दें। अब आप इस बात को उमर खालिद से जोड़कर देखिए। आप इस बात से विपक्षी नेताओं के जेल में बंद होने को जोड़कर देखिए। एक तरफ बीजेपी की वॉशिंग मशीन काम कर रही है और जो लोग उस वॉशिंग मशीन में स्नान करने से मना कर देते हैं, सफाई करने से, धुलने से मना कर देते हैं, उनको सरेआम ईडी पकड़ के घर से ले जाती है और विपक्ष के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता जेल में हैं। इसके बीच में चुनाव होने की घोषणा होने वाली है और हर दिन यही हो रहा है। हमने बंगाल में देखा कि कैसे तापस रॉय को जनवरी में उनके घर पर छापेमारी की जाती है और कैसे वो मार्च में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आप देखें कि तानाशाह का सबसे बड़ा गुण है, वो किसी लाज शर्म को नहीं मानेगा, लोकतांत्रिक मर्यादा को नहीं मानेगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र की मर्यादा। जब ये मर्यादा तार तार हो जाएगी तो कानूनों की गलियां इतनी सकरी हैं कि उसमें से कोई भी दाएं बाएं करके निकल जाएगा। लोकतंत्र हमेशा से नागरिकों की चेतना में बसता है। कैसे इन 10 वर्षों में उस नागरिक चेतना को कुचलने का काम किया जा रहा है। शिक्षकों को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको नारेबाजी में लगाया जा रहा है, मीडिया नारेबाजी में है, न्यायपालिका पर हम सरकार का असर बहुत साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे न्यायपालिका सरकार के दबाव में हमको दिखती है। जर्मन के एक बहुत मशहूर कवि और नाटककार हैं बर्तोल्ट ब्रेख्त। ब्रेख्त ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। वो नाटककार थे तो उन्होंने अपने दर्शकों से कहा था कि दर्शक सतर्क रहें। दर्शक जब भी नाटक को देखें तो अपने अपने विवेक के प्रति सतर्क रहें, वो नाटक में ना डूब जाएं। ब्रेख्त की यह बात भारतीय टेलीविजन पर एकदम लागू होती है। कैसे दर्शक असावधान हुए और टेलीविजन उनके दिमाग में नफरत और जहर भरने में सफल हो गया। भारतीय दर्शकों को सावधान होने की जरूरत है। ब्रेख्त ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। ब्रेख्त ने कहा था, राजा दो तरह के होते हैं। एक राजा वो होते हैं जो प्रजा के हिसाब से चलते हैं, दूसरे राजा वो होते हैं जो अपने हिसाब से प्रजा बना लेते हैं। आप विचार कीजिए, आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी रीतियों, नीतियों और धार्मिकता से भारतीय नागरिकों को अपने हिसाब से ढाल लिया है। प्रधानमंत्री की रणनीति कहीं अधिक सुचिंतित है, सुविचारित है और उसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र की तरह किया गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी की विवेचना करते समय, नरेंद्र मोदी की रीतियों, नीतियों को समझते समय हमें पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। यहां तक कि हिटलर भी पीछे छूट गया है, क्योंकि हिटलर के समय तकनीक इस तरह हमारी जिंदगी में नहीं आई। हिटलर के समय व्यक्तियों को ट्रैक करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस वक्त हर नागरिक एक छोटे से उपकरण, जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं, इस छोटे से उपकरण से कभी भी उसका पूरा डेटाबेस हैक किया जा सकता है। पेगासस का उपयोग हिटलर के समय नहीं था, लेकिन हमारे समय में है। हम किसी भी व्यक्ति को हैक कर सकते हैं। तो हर तरह से नियंत्रण बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते नियंत्रण को हम कैसे तोड़ेंगे, इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे, यह एक बहुत बड़ी चुनौती नागरिकों के सामने है।
मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, यह एक नए तरह का खतरा है। इसका कोई आसान तरीका नहीं है, क्योंकि भारत में विरोध के स्वर अभी भी बहुत थोड़े हैं। कोई समाज तब तक अपने वर्तमान सरकार से नाराज नहीं हो सकता है, विद्रोह नहीं कर सकता है, जब तक उसके भीतर असंतोष ना हो। भारतीय नागरिकों में इस वक्त असंतोष को उनके धर्म से ढक दिया गया है। भारतीय नागरिकों के भीतर असंतोष है ही नहीं, अगर वो है तो बहुत थोड़ा है और टुकड़े टुकड़ों में उसका दमन किया जा रहा है। यही कारण है कि बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है इस वक्त। नौकरियां नहीं लग रही हैं, 30 लाख से अधिक भर्तियां रिक्त हैं। पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, राज्यों में परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, लेकिन नागरिकों का संतोष जैसा हमें दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी उनकी आंखों पर धर्म की पट्टी बहुत गहराई से बांधी गई है, बड़ी परतों में बांधी गई है। और इस पट्टी को उतारने के लिए यह समझना जरूरी है कि कैसे यह आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है, कैसे आपको पहले बांट बांट करके कमजोर कर दिया गया है, और जब आप कमजोर हो जाएंगे तो आप पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। पहले आपको हिंदू मुसलमान में बांटा गया, फिर आपको हिंदू सिख में बांटा गया, फिर आपको बांटा गया शहरी में बांटा गया, ग्रामीण में बांटा गया। अब बांटा जा रहा है कि आप समर्थक हैं या विरोधी हैं। 2014 के बाद से यह सरकार जिस सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे पर काम कर रही है वो एजेंडा है देशद्रोही वर्सेस देशभक्त। देशद्रोही बनाम देशभक्त। देशद्रोही कौन है? जो सवाल करते हैं वो देशद्रोही हैं। देशभक्त वो हैं जो सरकार के आदेश को बिना सुने ही स्वीकार कर लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं, उनको सरकार देशभक्त कहती है। कोई भी समाज जो केवल आज्ञा पालक है वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसका पतन निश्चित है। आइए हम कुछ और शब्दों पर बात करें जिससे यह धारणा प्रबल होगी और आपका विश्वास इस बात में होगा कि कैसे ये तानाशाही है, कैसे ये सरकार सर्वसत्तावादी तानाशाही में तब्दील हो चुकी है, जिसका लक्ष्य नागरिकों की चेतना पर पूर्ण कब्जा है। तानाशाही की एक और बात आगे बढ़ने से पहले, तानाशाही में सबसे महत्वपूर्ण है सरकार आपके प्रश्न का जवाब नहीं देगी। सरकार जवाब नहीं देगी। मणिपुर पर आप भले अपना माथा फोड़ लें, लेकिन सरकार जवाब नहीं देगी। पुलिस की बर्बरता पर सरकार जवाब नहीं देगी। आज दिल्ली में दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने रोड के किनारे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ रहे लोगों पर जिस तरह से हमला किया है, वह ये बताता है कि गुजरात का मॉडल दिल्ली पुलिस पर किस तरह से काम कर रहा है। इसकी शुरुआत हालांकि 2016 से ही हो चुकी थी, लेकिन यह वीडियो जो आज हमारे सामने आया है यह बताने के लिए पर्याप्त है कि नफरत किस तरह से उन लोगों के दिमाग में भरी जा चुकी है जिनका काम ही हमारी रक्षा करना है। तो तानाशाह नहीं बोलेंगे मणिपुर पर, पुलिस की बर्बरता पर, किसानों के मुद्दे पर और पहलवान बेटियों के ऊपर हुए अत्याचार पर। उन बेटियों पर आप ताली बजाएंगे, उन बेटियों पर आप नारेबाजी करेंगे, लेकिन इसी दिल्ली में वो बेटियां पीटी जाती रहेंगी, घसीटी जाती रहेंगी, चोट खाती रहेंगी, बिलबिलाती रहेंगी, लेकिन आप नहीं बोलेंगे और आपका मीडिया आपसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सच्चे तानाशाह हैं। सच्चे तानाशाह की यही निशानी है
कि जो उसको बोलना है वो बोलेगा, जो नहीं बोलना है वो तानाशाह नहीं बोलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ उन शब्दों पर जिससे तानाशाही को बढ़ाने में मदद मिलती है। कैसे पुरानी भाषा बदली जा रही है और कैसे एक नई भाषा लिखी जा रही है। कैसे इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है। कैसे झूठ के प्रचारक बना दिए गए हैं। कैसे जगह जगह आप थॉट पुलिसिंग देखते हैं, विचार पुलिसिंग देखते हैं। जो लोग ये तय करते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, लड़कियों को ये खाना है और लड़कों को ये खाना है, लड़कियों को इस तरह जाना है, लड़कों को इस तरह जाना है, स्त्रियों को ऐसा आचरण करना है, पुरुषों को ऐसा आचरण करना है। विचार पुलिस का काम करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं। आरएसएस के कार्यकर्ता उसके लिए पर्याप्त हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका आपने इस यूट्यूब चैनल पर पहले भी जिक्र देखा होगा। तानाशाही पर आज का यह वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो चला है, तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले अंक में हम बात करेंगे 1984 के बारे में और अगले अंक में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों के बारे में जिनसे उसने तानाशाही को बहुत तेज़ी से और बहुत प्रभावी तरीके से लागू किया, क्योंकि देश में विपक्ष को लगातार डरा कर रखा गया, कमज़ोर करके रखा गया। तानाशाही पर हमारे वीडियो देखें, उनको अपने परिवारजनों, अपने दायरे में आगे बढ़ाएं, हमारा समर्थन करें। हमारे वीडियोस लंबे होंगे, उनमें ग्राफिक भी नहीं होंगे, आपको बोरियत भरे भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तकनीकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। यह दयाशंकर का एक अभियान है जिसमें वह केवल आपके भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वीडियोस देखिए, लंबे वीडियोस देखिए, बिना ग्राफिक के वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा देश इस वक्त किस संकट में है। नमस्कार।